हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विद्या शर्मा जी के लिखे हुए उपन्यास का 5वां भाग। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। नंदिनी की बुआ जी ने प्रोफेसर साहब को बहुत समझाने की कोशिश की पर वो नहीं माने। उनका मानना था कि नंदिनी को पढ़ा लिखाकर काबिल बनाकर ही उसकी शादी करेंगे। बुआ जी भी इतनी आसानी से टलने वाली बला नहीं थी। आकाश वैसे तो रात को 1 बजे ही आ गया था, लेकिन प्रोफेसर साहब के घर न जाकर वो हेमंत के घर चला गया। अभी सुबह होने में बहुत वक्त था, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने नंदिनी का दिल दुखाया था, पर उसे कोई रास्ता भी तो नजर नहीं आ रहा था। ऊपर से ये राधा नाम की आफत, कहीं ये वही तो नहीं जिसके बारे में हेमंत और बाकी सब बात कर रहे थे। या अब तो कल कॉलेज में ही देखूंगा। अगले दिन सुबह सुबह आकाश जब प्रोफेसर साहब के घर पहुंचा तो सबसे पहले उसका सामना हुआ ख्वाजा से ही हो गया। "ए लड़के, कहाँ घुसे आ रहे हो? मुंह उठाए, तुम्हें अंदर किसने आने दिया?" आकाश की बोलती बंद हो गई। मन ही मन मुस्मुसाया, ये शनि की साढ़े साथी कौन है? पहले ही जीवन में सारे ग्रह की चाल उल्टी चल रही है। तभी प्रोफेसर साहब उनका शोर सुनकर बाहर आए। "अरे दीदी सुनो तो, ये आकाश है जिसके बारे में मैंने आपको कल बताया था। ये नंदिनी को पढ़ाते भी है।" "ओह, तो यही है मास्टर जी। तो पहले बताना चाहिए ना, ऐसे मुंह में दही जमाए खड़े हैं तो क्या करूं?" "आओ बेटा आकाश, बड़ी जल्दी आ गए। इतनी सुबह कौन सी बस आई है?" "जी, वो बस रात को ही आ गई थी," आकाश ने कुछ हिचकते हुए कहा। "रात को ही? फिर रात भर तुम कहाँ थे? घर क्यों नहीं आए?" "सर, वो मैंने सोचा रात को आप लोग परेशान होंगे, इसीलिए मैं अपने दोस्त हेमंत के घर रुक गया।" बुआजी के दिमाग में सारे प्लान का खाका तैयार हो गया था। वह शहद में लिपटी हुई जुबान से बोली, "कितने भले और समझदार हो बेटा। शरीफ और समझदार लोगों की यही पहचान है। वो कभी किसी को परेशान नहीं करते, ना ही उनका नाजायज फायदा उठाते हैं।" "ये आप क्या कह रही हो दीदी?" "कुछ नहीं। आकाश बेटा, अंदर जाकर मुंह हाथ धो लो। मैं महाराज जी से कहकर चाय नाश्ता भिजवा देती हूँ।" प्रोफेसर साहब को थोड़ी शांति हुई कि दीदी ने आकाश के साथ बुरा बर्ताव नहीं किया। बाहर के इस हलचल की आवाज अंदर नंदिनी के कानों तक भी गई। वो जान गई कि आकाश आ गया। वो मन ही मन तो बहुत खुश हुई, पर उसने पिछली बातों को याद कर अपने चेहरे पर नाराजगी सजा ली और आराम से हॉल में बैठ गई। आकाश को देखते ही उसने कोई उत्सुकता नहीं दिखाई, ना ही कुछ पूछा। आकाश ने ही पूछा, "कैसी हो नंदिनी? स्कूल के लिए तैयार नहीं हुई अभी तक?" पर नंदिनी ने कोई जवाब नहीं दिया। आकाश मुस्कुराया, "अच्छा, ये भी नहीं पूछोगी कि मैं कैसा हूँ?" तब वो तुनक कर बोली, "इसमें भला पूछने की क्या बात है? अच्छे ही होंगे, मुझसे दूर जो थे।" तभी भुआजी आ गई। उनकी अनुभवी और पैनी नज़र जैसे ही दोनों के बीच कुछ तलाश रही थी, पर उसका सिरा उनके हाथ नहीं आ रहा था। वो बोली, "अरे बेटा, तुम अभी यहीं हो? जाओ अपने कमरे में जाओ। नंदिनी तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ, जाकर तैयार हो जाओ ना। ये आजकल की लड़कियां भी ना।" थोड़ी देर में हॉल खाली हो चुका था। आकाश अपने कमरे में पहुंचा और नहा धोकर तैयार हो गया। सोचा सीधे कॉलेज जाऊंगा, तभी उसका नाश्ता लेकर महाराज जी आ गए। "अरे महाराज जी, आप मेरा नाश्ता यहाँ क्यों ले आए? मैं नीचे ही आ रहा था।" "बेटा, बुआ जी ने कहा है।" "अच्छा, नंदिनी और प्रोफेसर साहब कहाँ हैं?" उन्होंने थोड़े दबे स्वर में कहा, "वो लोग हॉल में हैं।" आकाश समझ गया कि उसे एहसास दिलाया जा रहा था कि वो इस घर का सदस्य नहीं बल्कि एक मेहमान है। इधर नंदिनी को अकेले नाश्ता करना तनिक भी नहीं सुहा रहा था। "बुआजी, ये क्या बात है? मास्टर साहब इसी घर में रहते हैं, मुझे पढ़ाते हैं, हमेशा यही नाश्ता करते थे। आज इस तरह से उनके कमरे में उनका नाश्ता क्यों भिजवाया?" "तुम चुप रहो। तुम दोनों बाप बेटी को कोई फिक्र नहीं है। एक अजनबी के साथ बैठकर एक साथ नाश्ता करने की क्या जरूरत है?" अब तक नंदिनी का गुस्सा 7वें आसमान पर जा चुका था। आकाश के साथ हो रहे इस भेदभाव को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो चिल्लाते हुए खड़ी हुई, "वो अजनबी नहीं है बुआ जी। नंदिनी बेटा, शांत हो जाओ, मैं आकाश को बुला लाता हूँ।" "दीदी, आप भी ऐसा मत करिए, आकाश को बुरा लगेगा। वो बहुत अच्छा लड़का है।" ये कहकर प्रोफेसर साहब आकाश को बुलाने चले गए।
बुआ जी ने प्रोफेसर साहब की बातें बुरी तो लगी पर वो कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी, इसीलिए चुप ही रही। प्रोफेसर साहब के कहने पर आकाश हॉल में नाश्ता करने के लिए आ तो गया, लेकिन वो सबके साथ होकर भी आज अकेला महसूस कर रहा था। वो पहले जैसी बात नहीं थी, ना नंदनी की खिलखिलाहट थी, ना उसका अपनापन था, ना उसका वो अधिकार से आकाश को चाय पिलाना। एक-एक निवाला बड़ी मुश्किल से उसके गले से उतर रहा था। नंदनी भी चुपचाप बैठी थी। आकाश का मन किया कि आज के बाद इस घर में लौटकर कभी न आए, क्योंकि इस तरह से तो उसे एक दिन भी नहीं रहा जाएगा। उसने पूरा मन भी बना लिया। तभी प्रोफेसर साहब बोले, अरे आकाश बेटा, तुमने बताया नहीं वहाँ पर क्या हुआ? आकाश ने झूठ बोलते हुए कहा, चिट्ठी में लिखी हुई बात सही थी सर, पिताजी बहुत बीमार है, वो काम नहीं कर पाते। मैं सोच रहा हूँ कि कब तक आपके घर में बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहूंगा। इस तरह से तो मैं और नकारा हो जाऊंगा। सोच रहा हूँ कुछ ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दूं, इससे घर वालों की भी मदद कर पाऊंगा। पिताजी के इलाज के लिए भी पैसों की जरूरत पड़ेगी। आकाश की बात सुनकर कुछ देर सन्नाटा फैला रहा। नंदनी को लगा आकाश उससे दूर जाने के लिए ये सब कर रहा है। इससे वो और चिढ़ गई। प्रोफेसर साहब ने कुछ सोचा और बोले, ठीक है मैं देखता हूँ, लेकिन तुम यहीं रहोगे। मैंने तुम्हें रखा है, कुछ सोच कर ही रखा है, इसीलिए किसी की बातों को दिल से मत लेना। उनका सीधा इशारा भुआजी की तरफ था। यहाँ बात आई गई हो गई। आकाश कॉलेज तो नंदनी अपने स्कूल पहुंची। केतकी को देखकर उसकी जान में जान आई। उसे गले लिपट गई। क्या हुआ? तू तो ऐसे लग रही है जैसे अभी विदा हो जाएगी। क्या तेरी आकाश बाबू से बात हुई? तू ये सब छोड़, चल पहले कक्षा में चलते हैं। और नंदनी आगे कक्षा में चली गई। केतकी सोचने लगी, लगता है बात बनी नहीं। कक्षा में जैसे ही केतकी ने अपनी किताब खोली, सेम द्वारा दिया हुआ वो फूल नीचे गिर पड़ा। नंदनी ने उसे उठाते हुए, आप में कहाँ से आया? अरे ये तो वही है जो उसे सुजैन के भाई सेम ने तुझे दिया था। हाँ तुम ठीक कह रही हो, ये वही फूल है और बहुत सुंदर था, इसीलिए मैंने इसे रख लिया। नंदनी हंसते हुए बोली, पागल, किताबों में फूल तो आशिक लोग रखते हैं। क्या तुझे उससे प्रेम हो गया? तेरा दिमाग तो ठिकाने है कि तू भांग पी कर आई है सुबह सुबह। मैं भला उसे प्रेम क्यों करूंगी? हाँ, उसे उस दिन उसकी हालत देखकर मुझे उस पर दया जरूर आ रही थी। अगर रोजी उसकी जिंदगी में होती तो वो ऐसा नहीं होता। नंदनी ने मायूसी से कहा, केतकी, ऐसा क्यों होता है कि जब कोई अपना चला जाता है तो साथ में हंसी, सुकून, चैन सब ले जाता है? तभी मास्टर साहब ने एक चौक का टुकड़ा नंदनी के माथे पर जो मारा तो वो अपनी बात को रोकते हुए अपना माथा सहलाने लगी। तभी मास्टर साहब की आवाज की बिजली कड़की। हाथ में डंडा लहरा रहा था और भौवें तनी हुई थी। तुम दोनों हमेशा कक्षा को गंभीरता से नहीं लेती हो। तुम्हारी वजह से दूसरे बच्चे भी नहीं पढ़ पाते। तुम दोनों इसी वक्त कक्षा से बाहर जाओ। अगर तुम प्रोफेसर साहब की बेटी न होती तो अब तक तुम्हें कक्षा से क्या विद्यालय से ही निकाल चुका होता। मास्टर साहब की घुड़की को दोनों सर झुकाए सुन रही थी, पर मास्टर जी ने जब दोबारा दरवाजे का रास्ता दिखाया तो दोनों चुपचाप बाहर आ गई। केतकी ने तो मन की मुराद पूरी हो गई, क्योंकि उसे भी नंदनी ने बहुत सारी बातें करनी थी जो कक्षा में हो नहीं पाती थी। इंतजार उसे नहीं रहा था। दोनों सहेलियां हाथ पकड़े कक्षा से ऐसे बाहर आ गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बाहर आते आते केतकी बोली, चल ना, तालाब के पास चलते हैं। वैसे भी ये कक्षा तो गई, इतनी देर में हम घूम फिर के आ जाएंगे। नंदनी ने भी मना नहीं किया। दोनों अपनी पसंदीदा जगह तालाब के किनारे आकर बैठ गई। तब केतकी ने नंदनी से पूछा, आकाश बाबू ने तूने अपने मन की बात कही थी या नहीं? नाम मत ले उनका, निरे बंदर के बंदर है। प्रेम तो उनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं। कहते हैं अगर मेरा विवाह किसी और से हो गया तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब तू ही बता मैं क्या करूं? अच्छा, ऐसा कहा उन्होंने? हाँ, और ये भी कहा कि वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे प्रोफेसर साहब का अपमान हो। प्रोफेसर साहब सब कुछ हो गए हैं, उनकी बेटी कुछ भी नहीं। ये तो बहुत जुल्म है। तू कहे तो उन्हें कॉलेज से उठाकर सीधे मंदिर में ले जाकर तेरी शादी करवा दूं। यहाँ मेरी जान पर बनी है और तुझे ठिठोली सूझ रही है। मैंने उन्हें देवता समझकर उनकी पूजा की है, पर लगता है देवता ने ना मुझे स्वीकार किया है ना मेरी पूजा को। ऐसे तुम्हें इस जीवन का क्या मोल है? अच्छा, मेरी छोड़ और सीधे सीधे ये बता कि तुझे सेम से क्यों हमदर्दी हो रही है?
पता नहीं, शायद वो ज़्यादा तकलीफ में है इसीलिए, पर फूल बड़े सुंदर थे। मैं सोच रही थी कि शाम को सुजैन के घर चलते हैं। पर क्यों? क्योंकि मुझे सेम और रोजी के बारे में जानना है। चल झूठी कहेगी, ये क्यों नहीं कहती कि तुझे सेम से मिलना है, अपनी तारीफें सुननी है। केतकी हंसते हुए बोली, अरे नहीं, सच में मुझे रोजी के बारे में जानना है। तभी घंटे की टन-टन की आवाज से दोनों की वार्तालाप में विघ्न पैदा कर दिया और दोनों एक दूसरे का चेहरा देखते हुए हंस पड़ी। दोनों जैसे ही कक्षा में पहुंची, चपरासी ने आकर कहा कि आपको प्रिंसिपल रूम में बुलाया गया है। एक तरफ भुआजी नंदनी की शादी करवाने के लिए प्रोफेसर साहब के पीछे पड़ी है, तो दूसरी तरफ नंदनी को लगता है कि आकाश जानबूझकर उसे दूर जाना चाहता है, जिसकी शिकायत वो केतकी से करती है। वो केतकी के मन में शेम के लिए दया के भाव फूट रहे हैं। शेम को इस हालत में देखकर उसे बुरा लग रहा है। इसी के चलते दोनों का कक्षा में भी मन नहीं लग रहा था, जिसकी वजह से टीचर ने दोनों को कक्षा से बाहर कर दिया और दोनों मजे से अपने पुराने अड्डे पर जाकर बातें करने लगी। लेकिन जब चपरासी ने उन्हें आकर बताया कि प्रिंसिपल रूम में उन्हें बुलाया गया है, तो दोनों घबराई। केतकी, लगता है इस मास्टर साहब के बच्चे ने हमारी शिकायत कर दी है और आज तो हमारा राम नाम सत्य है। चुप कर मेढकी, कभी तो अच्छा बोला कर, हमेशा मेरा लंका लगाती रहती है। ये भी तो हो सकता है कि कोई और बात हो। और क्या बात होगी, देखा नहीं आज कक्षा में वो तिवारी कैसे आंखें दिखा रहा था। राम कसम, अगर उसकी वजह से आज हमें सजा मिली तो बीच रास्ते में उसकी धोती न उतराई तो हमारा नाम भी केतकी नहीं। अब चल पहले देखी तो क्या महाभारत है। तमाम शंका और आशंका के बीच दोनों प्रिंसिपल रूम के बाहर पहुंचे तो चपरासी ने उन्हें बाहर। दोनों वहीं रुक गई, पर अंदर से जो आवाज आ रही थी वो नंदनी के पिताजी की थी। देखा, मैंने कहा था ना, इस मास्टर की तो तू ठीक कहती है, इसको रास्ते से ही सबक सिखा देते हैं। नहीं नहीं, इसके पीछे शनिश्चर को दौड़ा देते हैं। दोनों के खुसर-फुसर को चपरासी बड़ी मुस्तैदी से सुनने की कोशिश कर रहा था, पर उनकी भाषा वो ही जाने। फिर केतकी ने उसे घूरकर देखा तो उसने डर कर नजर फेर ली, पर नंदनी के डर के मारे परेशान हो रही थी। उसकी धड़कन तेज हो रही थी, जाने क्या-क्या सोचे जा रही थी। शायद 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दें या परीक्षा में नहीं बैठने देंगे। केतकी, मास्टर साहब को पता चला तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। नंदनी, चुप कर, एक और शब्द नहीं। और मैं क्या बताऊं। तभी चपरासी ने बत्ती निकालते हुए कहा, अब जाओ। दोनों घबराई हुई अंदर गई तो देखा प्रोफेसर साहब बैठे थे। आओ बेटा, कहाँ थे तुम दोनों। जी वो। नंदनी बताने ही वाली थी कि केतकी ने उसे कोहनी मारते हुए कहा, चाचा जी, हम कक्षा में ही जा रहे थे तो वेणु काका ने बताया कि हमें बुलाया गया है। कुछ जरूरी काम है क्या आप यहाँ। प्रोफेसर साहब हंसते हुए बोले, हाँ जरूरी काम ही है। अब तुम दोनों का मन पढ़ने में तो लगता नहीं, तो कुछ और ही कर लो। चाचा जी, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई आपको हमारे खिलाफ भड़का रहा है। केतकी ने घबराते हुए बात बदलने की कोशिश की। प्रोफेसर साहब के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। कोई नहीं भड़का रहा, पर तुम्हारे परीक्षा परिणाम बता रहे हैं, इसीलिए प्रिंसिपल साहब तो बस इतना कह रहे थे। क्या क्या घर में तुम्हें कोई पढ़ाने वाला नहीं है क्या। अगर ऐसा है तो मैं तुम दोनों के लिए कोई टीचर ढूंढ लेता हूँ जो तुम दोनों को अच्छे से पढ़ा सके, क्योंकि तुम दोनों साथ रहोगी तो शायद ज़्यादा अच्छे से पढ़ोगे। नंदनी बोली, नहीं पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं, मास्टर साहब जी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। वो तो बस कुछ दिन पहले जन्मदिन के उत्सव के चक्कर में और फिर मास्टर साहब गाँव चले गए, इस वजह से कुछ ठीक से पढ़ नहीं पाई। पर मैं आपसे वादा करती हूँ, अब मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करूँगी, और केतकी भी, है ना केतकी। नंदनी ने केतकी की कोहनी मारी तो बोली, हाँ चाची जी हाँ, अब हम लोग मन लगाकर पढ़ाई करेंगे। इसमें नंदनी के मास्टर जी का कोई दोष नहीं है। चलो ठीक है, तुम लोगों ने ही सारी समस्या हल कर दी, लेकिन अगर अगली बार नंबर कम आए तो फिर मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। चलो अब तुम दोनों कक्षा में जाओ। सुजैन अपनी दुकान पर बैठी अपनी किताबें क्रमवार लगा रही थी कि तभी एक व्यक्ति भागता हुआ आया और बोला, सुजैन जल्दी घर जाओ, शेम आपस से बाहर हो गया है और घर में तोड़फोड़ कर रहा है। ये सुनते ही सुजैन सब कुछ छोड़कर तुरंत घर की तरफ भागी। घर पहुंचकर देखा तो सेम बार बार रोजी को लाने की बात कर रहा था, सारा सामान उठा उठा कर फेंक रहा था। उसने अपने हाथ में ढेर सारे फूल ले रखे थे। सुजैन जैसे ही पहुंची उसने भागकर शेम को गले से लगा लिया और डबडबाई आंखों से बोली, शेम ये तुम क्या कर रहे हो, शांत हो जाओ शेम, प्लीज शांत हो जाओ।
शिव ने सुजैन को धक्का देने की कोशिश की और रोते हुए बोला, नहीं, तुम झूठ बोलती हो। तुम मुझसे हमेशा कहती हो कि रोजी आएगी, पर वो नहीं आती है। अगर वो नहीं आई तो मैं उसके पास चला जाऊंगा। बताओ वो कहाँ है? शिव की इस बात पर सुजैन को गुस्सा आ गया। उसने चिल्लाते हुए शिव को जोर से एक थप्पड़ मारा। उसने गुस्से के मारे वो तमतमा उठी। उसकी सांसें तेज चलने लगी। वो हाँफने लगी थी, लेकिन फिर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर उसने सेम को गले से लगा लिया और माफ़ी मांगते हुए बोली, ऐसा नहीं बोलते मेरे भाई। अगर तुम भी रोजी के पास चले गए मुझे छोड़कर तो मैं कैसे रहूंगी? माँ का ख्याल कौन रखेगा? तुम मेरे भाई हो ना। भाई तो हमेशा अपनी बहन का साथ देता है, तो तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो रोजी के लिए? मैं तुमसे वादा करती हूँ रोजी को जरूर लेकर आऊंगी, पर तुम्हें भी वादा करना होगा। तुम ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं करोगे जैसा तुमने आज किया है। उसके इस बात पर शिव कान पकड़कर सॉरी बोलता है और वादा करता है कि वो अब ऐसी हरकत नहीं करेगा। अब वो शिव को क्या बताए कि रोजी कभी वापस नहीं आएगी। उसने शिव को गले से लगाए रखा, उसकी पीठ थपथपाते हुए बोली, तुम फिक्र ना करो, वो एक दिन जरूर आएगी, तुम देखना। थोड़ी देर में शिव शांत हुआ तो बोला, ठीक है, तुम रहती हो तो मैं मान लेता हूँ। अच्छा, इन फूलों का क्या करूँ? तब सुजैन ने थोड़ा झूठ-मूठ का गुस्सा दिखाते हुए कहा, अब मुझसे क्यों पूछ रहे हो? पहले से पूछना चाहिए ना। इतने सुंदर फूलों को तुमने तो यूं ही तोड़ लिया। अब तुम्हें तो पता है सुंदर फूलों का क्या करते हैं। तब शिव ने कहा, हाँ, याद आया, सुंदर फूल सुंदर लोगों को देते हैं, जैसे कि रोजी हो। जैसे ही वो लड़की उस दिन आई थी जो, वो भी तो बहुत सुंदर थी। हाँ, मैं उसको दे देता हूँ, वरना ये बेकार हो जाएगा। रोजी बुरा मान जाएगी। पर वो लड़की कौन थी और वो कब आएगी? सुजैन को कुछ अजीब सा लगा, पर उसने कहा, ठीक है, फिलहाल तुम इन फूलों को फ्लावर पॉट में डालकर रख दो ताकि ये सूखे नहीं। शिव को तो उसने बहला के काम लगा दिया, पर उसके दिमाग में शिव की बात घर कर गई। वो एक अलग कहानी बनाने लगी जो उसके हिसाब से अगर फिट बैठती है तो शिव ठीक हो जाएगा और रोजी को भूलकर आगे बढ़ सकेगा। आकाश कॉलेज पहुंचा तो सबसे पहले उसने हेमंत से पूछा, क्या तुम किसी राधा नाम की लड़की को जानते हो जो हमारे कॉलेज में नई नई आई हो? वाह बरखुरदार, आजकल बड़ा लड़कियों का पता पूछ रहे हो, क्या बात है? आकाश ने झुंझलाते हुए कहा, बकवास मत कर, जितना पूछा है उसका जवाब दो। अरे भाई, ठीक है, इतना भी क्या गुस्सा करना। हम तुम्हें पहले एक हसीना के बारे में तो बता रहे थे, पर तुम थे कि हमें भाग ही नहीं दे रहे थे। वैसे माजरा क्या है भाई? कहीं अजनबी हसीना से टकरा तो नहीं गए? वो तुम्हारा दिल। चुप करो, ऐसा कुछ नहीं है। राधा हमारे गांव के ही सरपंच की बेटी है। उसने हमारे घर वालों को हमारे यहाँ होने और यहाँ तक कि प्रोफेसर साहब के घर का पता भी दे दिया। मुझे उससे पूछना है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया और किसके कहने पर किया। आकाश ने हेमंत पर चिल्लाते हुए कहा, एक तो ये उमाकांत और श्याम दोनों आजकल जाने कहाँ गायब रहते हैं, किसी को मेरी परवाह नहीं है। तब हेमंत ने कहा, यही है भाई, बस तू ही तो गायब रहता है। कान के नीचे बजाएंगे ना तो सुधर जाओगे। घर गए थे हम, कहीं गायब नहीं हुए थे। अरे तो हमसे बताकर गए थे क्या? हम तो गायब ही समझेंगे। अच्छा, ये राधा मिलेगी कहाँ? मुझे क्या पता। वैसे कौन से साल में है, ये पता होता तो कुछ पता कर सकते थे। ये तो मुझे भी नहीं पता, पर हाँ, शायद पहले साल ही होगी। ठीक है बंधु, हम अपने आकाश बाबू के लिए राधा जी को पाताल से भी खोज निकालेंगे, तुम फिक्र ना करो। चलो, अब क्लास का टाइम हो गया है। वैसे सब ठीक तो है ना? तुझे इतना परेशान पहले कभी नहीं देखा। इस बार हेमंत ने गंभीर होते हुए पूछा तो आकाश के मन की बात उसकी जुबान पर आ गई। वो नंदनी की शादी, मेरा मतलब नंदनी की शादी हो जाएगी तो वो हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर चली जाएगी ना। खैर, अच्छा है ना, बला टलेगी। आकाश ने नजर चुराते हुए कहा तो हेमंत बोला, वो जाएगी या नहीं ये तो बात की बात है, पर तूने अपना हाल कहा कि नहीं। मेरा हाल तुम कहना क्या चाहते हो? देखो भैया, हमसे तो तुम्हारा हाल छिपा नहीं है, पर नंदनी को एक बार तो कहना पड़ेगा कि तुम भी उसे पसंद करते हो। पगला गए हो क्या? प्रोफेसर साहब क्या सोचेंगे? इससे नंदनी की ही बदनामी होगी। अम्मा यार, तुम तो एक नंबर के लल्लू चंद हो। अरे भैया, वो देखो, वो रही नई लड़की जिसके बारे में हम तुम बता रहे थे। अचानक से हेमंत ने गैलरी से आती दो लड़कियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो जो नीले चिकनकारी वाले सूट में है, लंबी लंबी चोटी, बड़ी बड़ी आंखें। पर यही राधा है, ये कैसे पता चलेगा? मैंने उसे बहुत दिनों से देखा नहीं।
हिम्मत ने चहकते हुए कहा, इसमें क्या मुश्किल है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। कॉलेज में आने के बाद मैंने और सीखा या न सीखा, ऊपर लड़कियों से बात करना कैसे करना है ये जरूर सीखा, तुम्हारी तरह नहीं, अभी पता किए लेते हैं। वो तुरंत उन दोनों लड़कियों के सामने गया और बोला, एक्सक्यूज मी, हमारा नाम हेमंत कुमार है, आप में से राधा जी कौन है? दोनों लड़कियों ने उसे घूरकर देखा तो वो बोला, नहीं, आप गलत मत समझिए, आपके गांव का ही कोई जानकार है, आपसे मिलना चाहता है। ये सुनते उनमें से एक लड़की घबरा गई और बोली, कौन है, हमसे क्यों मिलना चाहता है? ओ, तो इसका मतलब आप ही राधा जी है? हाँ, है राधा, तो तुमसे क्या? और इस तरह से राह चलते किसी का नाम पूछते हैं क्या? अब देखिए, गुस्सा करना लड़कियों का जन्मसिद्ध अधिकार है, ये आपका हक है, तो हम आपको ऐसा करने से रोक तो नहीं सकते, लेकिन हमने भी कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं कर दिया, सिर्फ नाम ही तो पूछा है। उनकी वो चल ही रही थी कि तभी तक आकाश, जो कि किनारे खड़ा उनकी बातें सुन रहा था, उनके पास आ गया। उसे देखते ही राधा इधर देखने लगी और बोली, हमें क्लास के लिए देर हो रही है, हम अभी जाते हैं। किसी तरह वो बचकर चली गई। हेमंत ने कहा, लो भैया, राधा जी तो मिल गई, लेकिन चली गई तो क्या हुआ? अगर चली गई क्लास से बाहर भी तो आएगी, अब पूछूंगा उससे। अच्छा ठीक है, अभी चलो वरना हमारी क्लास लेट हो जाएगी। आज प्रोफेसर साहब जल्दी आ गए। घर पर नंदिनी की बुआ ही थी, तो आज उन्हें अच्छा मौका मिल गया अपने भाई से बात करने का। प्रोफेसर साहब के आते ही महाराज जी से कहकर उन्होंने चाय नाश्ते का इंतजाम करवाया। फिर बातों ही बातों में बोली, मदन, मुझे नंदिनी की बहुत फिक्र होती है। आप कहना क्या चाहती है दीदी? मैं समझा नहीं। देखो मदन, जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, अगर वक्त रहते तुम नंदिनी को किसी सही हाथों में सौंप दो तो तुम भी निश्चिंत रहोगे। शादी ना सही, रिश्ता पक्का कर लो, हम लड़के वालों से बात कर लेंगे, वो मान जाएंगे। लेकिन दीदी, मैं आपसे पहले कह चुका हूँ कि मुझे नंदिनी की शादी नहीं करनी। अभी नंदिनी की शादी न करने के पीछे नंदिनी का भला सोच रहे हो या तुम्हारा अपना खुद का स्वार्थ है? मेरा अपना क्या स्वार्थ हो सकता है? और नहीं तो क्या तुम सोच रहे होगे कि बुढ़ापे का सहारा मिल जाएगा, ज्यादा हुआ तो किसी को घर जमाई बना लोगे? कैसी बातें कर रही हो दीदी? और क्या कहूँ, शानी लड़की को भला कौन इतनी छूट दे रखा है? वो तो और घर में एक अजनबी मर्द भी रख रखा है, कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो क्या कहोगे तुम? मैं ये नहीं कह रही कि आकाश बुरा है, लेकिन दुनिया का क्या? उनका मुंह कैसे बंद करोगे? लोग बातें बनाएंगे तो तुम किस किस को जवाब देते फिरोगे? इससे अच्छा है कि उसका ब्याह कर दो, वो अपने घर में जाए। लड़का पढ़ा लिखा है, पढ़ाई की कीमत समझता है, और अगर हम बात करेंगे तो नंदिनी को आगे पढ़ाने के लिए भी तैयार हो जाएगा। देख मदन, हर चीज की उम्र होती है, क्या बुढ़ापे में ब्याह करोगे? उसका बिन माँ की बच्ची है। लोग तो यही कहेंगे ना कि बाप ने काम के पीछे बेटी पर ध्यान नहीं दिया। बुआ जी की ये बातें न जाने क्यों प्रोफेसर साहब के दिल को लग गई। उन्होंने कहा, आपकी बात तो ठीक है, आप लड़के वालों से मिलने का समय मांग लो, लेकिन लड़का नंदिनी को भी पसंद आना चाहिए। अगर उसका हाँ नहीं हुई तो फिर ये शादी नहीं होगी। ये सुनते ही बुआ जी खुशी से झूम उठी और बोली, तू फिक्र मत कर, सब कुछ बड़े आराम से हो जाएगा। उन्होंने नंदिनी की फोटो देखी है, नंदिनी उन्हें पसंद भी है और कोई दहेज भी नहीं चाहिए। दीदी, वो सब तो ठीक है, लेकिन अब सब कुछ नंदिनी पर निर्भर। अगर नंदिनी मना कर देती है तो मैं उसे जबरदस्ती नहीं करूंगा। फौजी ने हंसते हुए कहा, अरे बेटा, लड़का इतना अच्छा है कि नंदिनी ना कर ही नहीं सकती। वैसे भी नंदिनी बच्ची है, अभी उसे दुनियादारी की क्या समझ, कोई बात होगी तो हम उसे समझा लेंगे। नहीं दीदी, इसी बात का तो डर है कि अभी उसे दुनियादारी की बिल्कुल भी समझ नहीं है। कैसे वो ससुराल का बोझ अपने छोटे छोटे कंधों पर उठाएगी? ये बात तो मत कर मदन, जब मेरा ब्याह हुआ था तब मेरी कौन सी उम्र थी दुनियादारी का बोझ उठाने की, लेकिन मैंने पूरा घर संभाला ना। आज क्या कमी रह गई बता तो। दीदी, आपकी बात और थी, कोई बात नहीं, मैं लड़के वालों से समय लेती हूँ, पहले बात आगे बढ़े तो फिर नंदिनी को भी समझा लेंगे। तभी नंदिनी केतकी के साथ घर आती है बुआ जी, और अपने पिताजी को इस तरह बैठे देखकर उनके पास आकर खड़ी हो जाती है। प्रोफेसर साहब और बुआ जी भी नंदिनी को देखकर चुप रह जाते हैं। तब नंदिनी ने पूछा, आप लोग मुझे देखते ही चुप क्यों हो गए? ऐसी क्या बात चल रही है? तब बुआ जी ने बड़े प्यार से कहा, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, वो तो हम तुझे देखने लगे। ये तेरे साथ कौन आया है? ये मेरी सहेली केतकी है, आज से हम दोनों ही मास्टर जी के साथ पढ़ेंगे, पिताजी ने ही कहा है।
बुआ जी ने नंदिनी के पिताजी की तरफ देखा तो वे बोले, हाँ मैंने ही कहा है, दोनों की पढ़ाई थोड़ी कमजोर हो रही है। नंदिनी बेटा, तुम अपनी सहेली को अपने कमरे में लेकर जाओ, कुछ नाश्ता पानी करके आराम कर लो, फिर पढ़ाई करना है। दोनों अपने कमरे में चली गई। तब बुआ जी कुछ कहती उससे पहले प्रोफेसर साहब ने कहा, दीदी मैं समझ रहा हूँ आप कहना क्या चाहती है, मैंने आपकी बात मान ली, पर मैं नहीं चाहता इसका कोई गलत असर नंदिनी पर पड़े, तो आप नंदिनी से इस बारे में कोई बात न करिए। ठीक है, नहीं करूंगी, जैसा तुम दोनों बाप बेटी को अच्छा लगे करो। तो दोस्तों, शाम होने वाली थी और आकाश भी आने वाला है। क्या राधा से मुलाकात हो पाएगी आकाश की? क्या आकाश अपने मन की बात नंदिनी से कहेगा? क्या भुआजी के द्वारा लाए गए रिश्ते के लिए हाँ कर देगी नंदिनी? क्या केतकी शेम से मिलने जाएगी? जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।